हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एमपीपीएससी 2020 के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए पूरी ये जीके सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इसका ये 10वां वीडियो है। लगातार 9 वीडियो ला चुका हूँ जिसमें कि हर वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस लेके आता हूँ और सभी एमपीपीएससी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और नवीन पाठ्यक्रम जो नया सिलेबस अभी 2020 में राज्य लोक सेवा आयोग ने जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये सीरीज बनाई है। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन साबित होने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी करें, ठीक है, लाइक बटन दबाएं और साथ में वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि अन्य सभी स्टूडेंट्स जो कि एमपीपीएससी 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी भी इस वीडियो को देख पाए। आपके पास में जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर सिग्नल ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आप इसको जोड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहिए और मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और आप हर वीडियोस को देख पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के ये अगले 30 क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस आपको इसमें मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आ गया आपका इस वीडियो का। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। एससी जो होते हैं उन जातियों का जो समूह है उनकी जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यूपी में जो एससी समुदाय है, शेड्यूल कास्ट हैं, वो सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये समूह। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने है क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आयन मंडल। ये आयन मंडल है जो कि उत्तरी ध्रुव में जो प्रकाश के लिए, ठीक है ना, प्रकाश के लिए वायुमंडल में आयन मंडल जो है यही इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यह आ गया तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है किस कंट्री से? ये प्राप्त होता है चीन से, जापान से, रूस से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है चीन से। चीन जो वो देश है जिससे कि पूरे वर्ल्ड का जो 1/3 है, 1/3 रेशो जो होता है वो प्राप्त होता है, जो कि कच्चा लोहा का उत्पादन में ये 1/3 हिस्सा चीन से प्राप्त होता है, ठीक है। और विश्व में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो इस्पात में रोल है वो है 8वां स्थान, ठीक है ना, 8वें नंबर पर है उत्पादन करने में, ठीक है। और भारत में लोहे का जो उद्योग आरंभ हुआ था ये 1870 में, यानी कि ब्रिटिश काल में ही ये शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर चीन? तो ये मरुस्थल है चीन में। चीन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बॉब अल मंदेब, हॉर्मुज, बोस्पोरस या फिर मलक्का? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वह बॉब अल मंदेब। यही वो संधि है जो कि हिंद महासागर को और लाल सागर को जोड़ती है। अच्छा, इसकी जो स्थिति है जोड़ने की वो कौन सी कंट्री के साथ में होती है? यमन और जिबूती, ठीक है ना। ये 2 कंट्री हैं यहाँ पे कि ये संधियों के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है अपने को। अगला क्वेश्चन आ गया। बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? क्या निकाला जाता है यहाँ से? सोना निकाला जाता है, लोहा अयस्क, खनिज तेल या फिर जस्ता? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है खनिज तेल, ठीक है ना। पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो यहाँ से उसका उत्खनन किया जाता है। और ये कहाँ पर है? बाकू की जो खदान है ये है जो सोवियत संघ, ठीक है ना, वहां पर है ये सोवियत
संघ में ये स्थित है और ये सबसे पुरानी माइन है यहाँ पे कि तेल का उत्खनन किया जाता है। और ये जो खान है बाकू खान, ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी उन दोनों के पास में है। ये ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सी और जो ब्लैक सी है बिल्कुल उसके पास में स्थित है और यहीं पर सबसे गहरे कुएं पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो बाकू की खान है यहाँ पर सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं और सबसे लंबी जो पाइपलाइन है वो भी बाकू की जो तेल की खान है वहीं पर है। ठीक है, सबसे लंबी पाइपलाइन जहां से कि तेल की सप्लाई की जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद के सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, या फिर मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है, या फिर चौथा, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। बताइए इसका कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? वो है सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट। ठीक है ना, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस समिति का नहीं होता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति, या फिर सरकार की आश्वासन समिति। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आकलन समिति। जो कैलकुलेशन करती है, आकलन करने वाली जो समिति होती है, इसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं होता। बाकी लोक लेखा समिति बिल्कुल होती है। सार्वजनिक उपक्रम की जो समिति होती है वो भी अपना लेखा जोखा राज्यसभा में प्रस्तुत करती है इस तरीके से, और सरकार की आश्वासन समिति है ये भी पार्टिसिपेट करती है। अगला क्वेश्चन आ गया, पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1991 में, 95 में, 2000 में, या फिर 1993 में? तो इसका सही उत्तर है 1993 इज द करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में जो अमेंडमेंट हुए थे, जो सुधार किया गया था संविधान में, वो 1993 में किया गया था। ठीक है, और 1993 में इसका जो संविधान में संशोधन हुआ था, ठीक है ना, वो कौन सा हुआ था? वो हुआ था 73वां और 74वां संशोधन। 73वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था पंचायत के लिए 73, ठीक है ना, और 74वां जो हुआ था वो नगर पालिकाओं के लिए होगा। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और ये 1993 में हुआ था। ठीक है ना, और इसको ये संशोधन 9वें भाग में इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, जो 9वां भाग है, ठीक है, उसमें इसको जोड़ा गया है और इसको लागू किया था 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो कौन सा है जो कि संविधान की आत्मा कहलाता है? वो कहलाता है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में जानकारी मिलती है आर्टिकल 32 में। ठीक है ना, अनुच्छेद जो 32 है उसमें इसकी जानकारी मिलती है, और ये भाग 3 में इसको निर्देशित किया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में।
क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशंस मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन या फिर 14 दिन? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 14 दिन। दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर लोकसभा में जो वित्त विधेयक पास हो जाता है उसके बाद में अगर राज्यसभा में जाता है तो उसको रोकने का जो मैक्सिमम टाइम है उसके पास में वो 14 दिन का है। और इसको ये किसमें लिखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 110 में, जो आर्टिकल 110 है उसके अंदर में इसको बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे, के बारे में जो असत्य है उसको चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु के आधार पर। ठीक है, या फिर बी, भारत की मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांकों के आधार पर की जाती है। या फिर सी, मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं को खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। या फिर डी, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे आने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी,
मुद्रा प्रसार की दरों में नीचे आने का तात्पर्य ये नहीं है कि कीमत उससे घट जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट, जो कि असत्य है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो तात्पर्यता यह है कि कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर मिलता है, कीमतों में घट जाती है या फिर बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 14वां, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मापदंड नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठानों में विनिवेश, आयात की शुल्क में कमी, रुपयों का परिवर्तनशील बनना या फिर प्रत्यक्ष विदेश निवेश का स्वच्छंदता पूर्वक आने देना। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा इसमें से जो मापदंड जो है नहीं है वो है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठानों में विनिवेश करना, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 1991 से प्रत्यक्ष विदेश पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया है? कोर व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, उपभोग वस्तु क्षेत्र में, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है सेवा सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा इसमें गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध है किससे? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं की क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से या फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से ही संबंध है राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, श्रम गहन उद्योग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जहां पर कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है या फिर श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है या फिर अधिक श्रमिकों को रखा जाता है या फिर श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर श्रमिकों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं श्रम गहन उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, पंचम या फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना? तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का जो कि नारा था वो दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है पंचम, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1974 से लेके 1979 तक, ठीक है। 1979 तक चली थी ये, इसको एक वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि ये पूरी की पूरी 5 वर्ष तक नहीं चली थी, ठीक है, और एक वर्ष पहले ही इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, और इसी में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया 19वां, कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा आरंभ कब किया था? 88 में, 87 में, 89 में या फिर 86 में? तो इसका सही उत्तर है 86। 1986 में कोरियर सेवा में जो भारतीय डाक विभाग ने इस नाम से दूत डाक सेवा के नाम से इसकी शुरुआत की थी प्रतिस्पर्धा की, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली? तो इसका सही जो उत्तर है वो है बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु में सबसे पहली जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1987 में, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे जिनेवा सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, डरबन ऑक्स सम्मेलन में, याल्ट सम्मेलन में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था उसमें यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिस इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 22वां, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ या फिर दिल्ली? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। सांस्कृतिक घुलन केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है, इसको मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोदावरी नासिक, व्यास फिरोजपुर, गंगा पटना या बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर? तो इसका सही उत्तर क्या है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है व्यास फिरोजपुर, ये इसका सुमेलन नहीं है। गोदावरी बिल्कुल नासिक से होती है, गंगा पटना से होकर गुजरती है और गंडक मुजफ्फरपुर से होकर गुजरती है। ठीक है ना, बट फिरोजपुर से व्यास होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा नदी? तो इसका सही उत्तर है महानदी। महानदी से पर ये हीराकुंड, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है और सबसे बड़ा डैम भी है। ठीक है ना, हीराकुंड बांध जो कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में। ठीक है ना, उड़ीसा राज्य में ये बनाया गया है। और ये महानदी का उद्गम कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। सीजी छत्तीसगढ़ के कहाँ पर? रायपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? सिंपल आंसर है, सामने ऑप्शन है आपके, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। मुमताज की याद में। और किसने बनवाया था ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने इसको बनवाया था, मुगल शासक शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 86, 87, 88 या 80 या फिर 99? तो इसका सही उत्तर है 87। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चालू हुई और ये किसके लिए पर आधारित थी? ये थी शिक्षा पर आधारित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पिनाक है क्या है ये? पायलट रहित विमान, ऑटोमेटिक राइफल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या फिर हल्का लड़ाकू विमान? तो इसका सही उत्तर है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये भारत की सेना की आयुध टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, पिनाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ट्राइटेनियम नाभिक में होते हैं एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन या फिर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो ए इसका सही आंसर है, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं ट्राइटेनियम में। ठीक है, सिंगल लाइन फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आ गया, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्व की दिशा में, पश्चिम में, सूर्य की दिशा में या फिर सूर्य की विपरीत दिशा में? तो इसका सही उत्तर है, जो भी इंद्रधनुष दिखाई देता है वो सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद में ही इसमें जो इंद्रधनुषी जो रंग है वो दिखते हैं। ठीक है ना, जो रेज पड़ती है उसके बाद में ये रंग दिखते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन। तो ये बताइए कहाँ है नेशनल डिफेंस एकेडमी? आगरा में, देहरादून में, कानपुर में या फिर खड़गवासला में? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए मैंने ये सीरीज का ये 10वां वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और कमेंट के साथ में वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। इसके लिंक को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक एमपीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2020 की, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस सीरीज से जुड़ पाएं और लगातार इस वीडियो को देख पाएं, ये सारी वीडियोस को जो रेगुलर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। याद रखिएगा, ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल वीडियो। ठीक है, तो लगातार देखने के लिए मेरा चैनल की प्लेलिस्ट से जाएं और वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं जो भी मैंने अभी तक टॉपिक में बनाए हैं। तो यू विल गेट 100% जीके फ्रॉम माय स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय
दिस पार्ट ऑफ वीडियो। अगला वीडियो फिर आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।